देखिए सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। और अब यहां पर मिलाना है साहब, ये हड़प्पा से क्या मिला है? एक कब्रिस्तान मिला है। लोथल से क्या मिला है? गोदी मिला है। कालीबंगा से क्या मिला है? जोते हुए खेत मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या है? नर्तकी की आकृति मिली है। तो इसको मिला देंगे ना, तो एक का 1 1 1 1 1, दो का 2 2, सी का 4, तो सी का 4 इसमें है और इसका सही आंसर बी। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा के उत्खनन से एक कब्रिस्तान मिला है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया। और हड़प्पा के उत्खनन से मजदूरों के आवास मिले हैं और मजदूरों के आवास के बगल में कुम्हार के 14 भट्ठों के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा के उत्खनन से कांसे की बनी हुई एक बैलगाड़ी सा खिलौना प्राप्त हुई है। हड़प्पा की जब हम बात करते हैं तो हड़प्पा से क्या मिला है? हड़प्पा से एक कब्रिस्तान मिला है। एक कब्रिस्तान मिला है जिसे नाम क्या दिया गया? जिसे नाम समाधि R37 दिया गया। हड़प्पा के उत्खनन से मजदूरों के आवास मिले हैं। मजदूरों के आवास मिले हैं। मजदूरों के आवास के बगल में कुम्हार के 14 भट्ठों के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा के उत्खनन से कांसे की बनी हुई एक बैलगाड़ी जैसा खिलौना मिला है। देखिए यहां पर लोथल की जब बात करते हैं तो लोथल की बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता काल में लोथल सिंधु सभ्यता कालीन बंदरगाह था। इसे हम नगर पतन के नाम से भी जानते हैं। लोथल से फारस के मापतौल के पैमाने मिले हैं। लोथल से युग्मित समाधि मिली है और जो स्त्री और पुरुष की है। युग्मित समाधि उसे कहा गया जब स्त्री एवं पुरुष को साथ साथ दफनाया जाए। लोथल से गोदी के प्रमाण मिले हैं। नाव के रुकने वाले स्थान को गोदी कहा गया जो पकी हुई ईंट की सहायता से बनी हुई है। यही नहीं था, लिखबो कहाँ करे, जब मूड में आते हैं तो बोर्ड इतनी गो बोर्ड कहते हैं कि 85 इंच का बोर्ड है। 85 इंच के बोर्ड से हम संभाल लेंगे रे? हमारा संभालने के लिए बोर्ड कहीं पैग नहीं चाहिए रे। चोर हटा। देखिए यहां पर अब देखिए लोथल में सिंधु सभ्यता काल में घर के दरवाजे कहां? आगे की तरफ खुलते थे, आगे की तरफ। लेकिन लोथल से घर के दरवाजे किधर? पीछे की तरफ खुलने प्रमाण मिले हैं। पीछे की तरफ। लोथल से क्या मिला है? हाथी दांत का बना हुआ पैमाना मिला है। हाथी दांत का बना हुआ पैमाना मिला है। लोथल से युग्मित समाधि मिली है। युग्मित समाधि जो किसकी है? जो स्त्री एवं पुरुष की है। आइए, लोथल से किसका प्रमाण मिला है? तो गोदी का प्रमाण मिला है। गोदी का प्रमाण। तो नाव के रुकने वाले स्थान को गोदी कहा गया। कालीबंगा की जब यहां बात करते हैं, कालीबंगा से भूकंप आने के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा से अलंकृत ईंटें मिली हैं। इसे हम नक्काशीदार ईंट के नाम से भी जानते हैं। कालीबंगा
कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा से भूकंप आने के प्रमाण मिलते हैं, भूकंप आने के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा से अलंकृत ईंट मिली है, अलंकृत ईंट मिली है। इसे हम क्या जानते हैं? इसे हम नक्काशीदार ईंट के नाम जानते हैं, नक्काशीदार ईंट के नाम जानते हैं। मोहनजोदड़ो की जब हम बात करते हैं, मोहनजोदड़ो से एक पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है, और इस मूर्ति के चारों ओर एक बाघ, एक हाथी, एक गैंडा, एक भैंसा का चित्र बना हुआ है। तो आसन के नीचे 2 हिरण का चित्र बना हुआ है। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से एक पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है, पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है। और इस मूर्ति के चारों ओर क्या है? एक बाघ, एक हाथी, एक गैंडा एवं एक भैंसा का प्रमाण मिला है, एक भैंसा का प्रमाण मिला है। तो वहीं आसन के नीचे 2 हिरण के प्रमाण मिले हैं, 2 हिरण के प्रमाण मिले हैं, 2 हिरण के प्रमाण मिले हैं। आरंभिक वैदिक काल में समिति थी, क्या थी? तो एक लोकप्रिय सभा थी जिसे असेंबली कहते हैं। जब हम ऋग्वैदिक काल की धरती पर जाते हैं और पूछते हैं, बताओ ऋग्वैदिक काल की धरती तुम्हारी क्या खासियत थी? ऋग्वैदिक काल की धरती चीख चीख कर कहती है कि मेरे यहाँ सभा, समिति एवं विदा जैसे लोकतांत्रिक संस्था प्रचलन में है। सभा में समाज के पढ़े लिखे लोगों का प्रतिनिधित्व होता था, तो समिति में सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व होता था। समिति के प्रधान को ईशान कहा जाता था। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई है। अथर्ववेद में सभा के लिए नरिष्ठा शब्द आया है, इसका अर्थ होता है सामूहिक वाद विवाद। इससे लगता है कि सभा में कोई भी निर्णय आपसी विचार विमर्श के बाद ही लिया जाता था। प्रजापति उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। ऋग्वैदिक कालीन लोकतांत्रिक संस्था में देखें, यहाँ पर ऋग्वैदिक कालीन लोकतांत्रिक संस्था में शामिल किया जा सकता है, जा सकता है किसको? सभा, समिति एवं विदत को। सभा में समाज के पढ़े लिखे लोगों का प्रतिनिधित्व होता था। समिति में किसका? समिति में सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व होता था। और ये विदत सबसे प्राचीन लोकतांत्रिक संस्था थी। सबसे प्राचीन लोकतांत्रिक संस्था थी। उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई है। प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई है, 2 पुत्रियां बताई गई है।
अष्टादश अथर्ववेद में सभा के लिए, अथर्ववेद में सभा के लिए नरिष्ठा शब्द आया है। नरिष्ठा शब्द आया है। नरिष्ठा का आशय होता है, नरिष्ठा का आशय होता है, आशय होता है सामूहिक वाद विवाद, सामूहिक वाद विवाद, वाद विवाद। प्रजापति, प्रजापति उत्तर वैदिक काल के, उत्तर वैदिक काल के, उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे। उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे, देवता थे। तो वहीं ऋग वैदिक काल के, तो वहीं ऋग वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता, तो वहीं ऋग वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, इंद्र थे। कैसे हैं मंगल साहब? आइए यहां पर आ जाओ। यहां देखिए 73 में जाति प्रथा के विषय में बौद्ध धर्म की क्या मान्यता थी। तो जाति प्रथा विरोधी। बौद्ध धर्म की जब हम बात करते हैं, बौद्ध धर्म में, बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई थी। बौद्ध संघ में चोर, हत्यारे एवं डाकू को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। बौद्ध संघ में महिला को भी प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तो महात्मा बुद्ध अपने निकटतम शिष्य आनंद के कहने पर महिला को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी। इस प्रकार बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। यह महात्मा बुद्ध की मौसी एवं सौतेली मां थी। महिला को बौद्ध संघ के में प्रवेश की अनुमति देने के बाद महात्मा बुद्ध ने कहा था कि ये बौद्ध धर्म की आयु 500 वर्ष कम हो गई। हम देखते क्या है कि जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों में अहिंसा पर बल दिया गया, लेकिन जैन धर्म में सबसे अधिक अहिंसा पर बल दिया गया था। जैन धर्म का सबसे अधिक प्रभाव व्यापारी वर्ग पर पड़ा था, तो बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रभाव महिला एवं शूद्रों पर पड़ा था। जैन धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण गुजरात के सोलंकी चालुक्य राजवंश के शासक ने दिया था, तो बौद्ध धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण पाल वंश के शासक ने दिया था। आपसे यहां पर बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? न्यूनतम आयु, बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष, न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई थी। कितना? 15 वर्ष। बौद्ध संघ में कौन? चोर, हत्यारे एवं डाकू के प्रवेश की, एवं डाकू के प्रवेश की अनुमति नहीं थी। प्रवेश की अनुमति नहीं थी, नहीं थी। महात्मा बुद्ध अपने निकटतम शिष्य किसको? आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर महिला को भी बौद्ध संघ में, महिला को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी। प्रवेश की अनुमति दी। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी थी। और यह कौन थी? यह महात्मा बुद्ध की, यह महात्मा बुद्ध की मौसी
सौतेली मां थी। बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? जैन धर्म का सबसे अधिक प्रभाव व्यापारी वर्ग पर पड़ा था, व्यापारी वर्ग पर। और बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रभाव, बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? तो महिला एवं शूद्रों पर पड़ा था, महिला एवं शूद्रों पर पड़ा था। और जैन धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण कौन दिया था? जैन धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण गुजरात के सोलंकी, गुजरात के सोलंकी चालुक्य राजवंश के शासक ने दिया था। सोलंकी चालुक्य राजवंश के शासक ने दिया था, शासक ने दिया था। और बौद्ध धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण, बौद्ध धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण, अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण पाल वंश के शासक ने दिया। पाल वंश के शासक ने दिया था, शासक ने दिया था। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों में, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों में, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों में, दोनों में अहिंसा पर बल दिया गया था, अहिंसा पर बल दिया गया था, लेकिन जैन धर्म में, सबसे अधिक अहिंसा पर बल दिया गया था, अहिंसा पर बल दिया गया था। गुड इवनिंग। यहां पर देखिए, भारत से पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध मत के प्रसार को वर्णित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? सांस्कृतिक प्रसार, सांस्कृतिक प्रसार। तो हम देखते हैं कि जहां तक सवाल है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, उस समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय में न्याय, व्याकरण एवं तंत्र विद्या की पढ़ाई होती थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में एक से बढ़कर एक विद्वानों के मंडली रहते थे। ऐसे विद्वानों की मंडली में दीपंकर जैसे विद्वान का नाम लिया जा सकता है। पाल काल में ही दीपंकर जैसे विद्वान तिब्बत जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। पाल काल में संध्याकर नंदी ने रामचरित्र जैसी पुस्तक की रचना की थी। देखिए यहां पर जहां तक विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सवाल है, जहां तक विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में एक से बढ़कर एक विद्वानों के मंडली रहते थे, विद्वानों के मंडली रहते थे, मंडली रहते थे। ऐसे विद्वानों की मंडली में, ऐसे विद्वानों की मंडली में दीपंकर जैसे विद्वान का नाम लिया जा सकता है।
लिया जा सकता है। स्टार पाल काल में ही, पाल काल में ही दीपंकर जैसे विद्वान, पाल काल में ही दीपंकर जैसे विद्वान, दीपंकर जैसे विद्वान तिब्बत जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, प्रचार प्रसार किया था। देखिए कि यहां पर 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम में आता है? जी हाँ, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर है 11वां। याद रखिए कि हिंदू धर्म शास्त्रों में 16 महाजनपद के विषय में जानकारी मिलती है। क्या बात करते हैं। और हिंदू धर्म शास्त्रों में हमें 16 संस्कारों के विषय में जानकारी मिलती है। यह 16 संस्कार के विषय में हमें जानकारी व्यास स्मृति एवं धर्मशास्त्र में उल्लेख मिलती है। याद रखना है, हिंदू धर्म शास्त्रों में देखें, यहां पर हिंदू धर्म शास्त्रों में 16 संस्कारों के विषय में जानकारी मिलती है। इस 16 संस्कारों के विषय में हमें जानकारी व्यास स्मृति एवं धर्मशास्त्रों से मिलती है। ठीक ना? ए जवान, दिक्कत देखना है यहां पर। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? तो हाथी गुम्फा लेख से। हम देखते हैं कि कलिंग के राजा में सबसे प्रसिद्ध खारवेल था। खारवेल के विषय में, खारवेल जैन धर्म को मानने वाला था और यह चेदी राजवंश से संबंधित था। खारवेल के विषय में हमें जानकारी उड़ीसा स्थित हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। उड़ीसा यानी कलिंग वर्तमान समय में उड़ीसा में स्थित है। देखो यहां पर कलिंग का प्रसिद्ध शासक कौन था? खारवेल। कलिंग वर्तमान समय में कहां है? उड़ीसा में स्थित है। और कलिंग का प्रसिद्ध शासक कौन था? खारवेल था। कौन था? खारवेल था। और खारवेल किस धर्म से संबंधित था? जैन धर्म से संबंधित था। खारवेल किस राजवंश से संबंधित था? चेदी राजवंश से संबंधित था। और खारवेल के विषय में हमें जानकारी मिलती है किससे? हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख से खारवेल के विषय में जानकारी मिलती है। गिरनार अभिलेख देखें यहां पर, शक राजा रुद्रदामन। देखें यहां पर शक राजा रुद्रदामन प्रथम का, शक राजा रुद्रदामन प्रथम का गिरनार अभिलेख संस्कृत में लिखा हुआ सबसे बड़ा एवं लंबा अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख की जब हम बात करते हैं तो शक राजा रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि पश्चिम भारत में सौराष्ट्र प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था। यहाँ पर
चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रांतपति नियुक्त किया था जिसका नाम था पुष्पगुप्त। पुष्पगुप्त ने यहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण कृषि के सिंचाई हेतु कराया था। देखिए यहाँ पर शक राजा रुद्रदामन प्रथम के, यहाँ देखिए शक राजा रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि पश्चिम भारत में सौराष्ट्र प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने एक प्रांतपति यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक प्रांतपति नियुक्त किया था जिसका नाम पुष्यगुप्त था। पुष्यगुप्त ने सौराष्ट्र प्रांत में सौराष्ट्र प्रांत में कृषि की सिंचाई हेतु सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। जवान को कोई दिक्कत है? जवान कोई दिक्कत है? बताओ, जवान कोई दिक्कत है? ओ साहब कुछ नहीं बोलते आप। देखें यहाँ पर इनमें से कौन सी किताब गुप्त मौर्यों के कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक, इसका है कामंदक का नीतिसार। और ये कामंदक ने एक पुस्तक की रचना की नीतिसार। ये किस राजवंश का शासक था? तो यह किस राजवंश का शासक था? मतलब ये किस राजवंश में, मतलब किस काल में कामंदक जैसे विद्वान हुए थे? तो गुप्त काल में कामंदक जैसे विद्वान हुए थे और कामंदक ने नीतिसार जैसी पुस्तक की रचना की थी। यहां पर देना है गुप्त काल। अब देखिए अमर सिंह ने अमरकोश की रचना, ये अमर सिंह जैसे विद्वान किस काल में हुए थे? तो गुप्त काल में हुए थे। कौन काल में? गुप्त काल में। और शुद्रक ने मृच्छकटिकम जैसी पुस्तक की रचना की थी। शुद्रक जैसे विद्वान किस काल में हुए थे? तो यह गुप्त काल में हुए थे। कौन से काल में? गुप्त काल में। हम देखते हैं कि गुप्त काल में एक से बढ़कर एक विद्वान हुए थे और ऐसे विद्वानों में कालिदास जैसे विद्वान का नाम लिया जा सकता है और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया। कालिदास ने अभिज्ञान, शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतुसंहार ना जाने कई पुस्तकों की रचना करके इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से दर्ज कराया था। तो वहीं हम देखते हैं कि विष्णु शर्मा जैसे, और कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम भारत की पहली ऐसी रचना मानी जाती है जिसका सर्वप्रथम किसी विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया था। विष्णु शर्मा जैसे विद्वान गुप्त काल में ही हुए थे। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र जैसी पुस्तक की रचना की। यह भारत की पहली ऐसी रचना मानी जाती है जिसका सबसे अधिक बार किसी विदेशी भाषा में अनुवाद किया जाता। धन्वंतरी एवं सुश्रुत जैसे आयुर्वेद के महान चिकित्सक गुप्त काल में हुए थे। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत जैसी पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में उन्होंने बताया संसार की सारी वस्तुएं धरती पर क्यों गिरती है, क्योंकि धरती में आकर्षण बल है। और ब्रह्मगुप्त द्वारा दिया गया सिद्धांत न्यूटन द्वारा दिए गए सिद्धांत से बहुत पहले का है जी। आर्यभट्ट बहुत बड़ा गणितज्ञ थे। इन्होंने सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली का प्रतिपादन किया था। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम चंद्रग्रहण एवं सूर्यग्रहण के वास्तविक कारणों पर प्रकाश डाला था। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत जैसी पुस्तक की रचना की थी। देखिए यहाँ पर गुप्त काल में ही कालिदास जैसे विद्वान हुए थे। कालिदास
और कालिदास, इन्हें क्या कहा गया? इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा गया। भारत का शेक्सपियर कहा गया। कालिदास की रचना क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव, कुमार संभव, मेघदूत एवं ऋतु संहार, एवं ऋतु संहार। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम भारत की, कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम भारत की पहली ऐसी रचना मानी जाती है, रचना मानी जाती है जिसका सर्वप्रथम किसी विदेशी भाषा में, जिसका सर्वप्रथम किसी विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया था। अब देखो यहां पर विष्णु शर्मा जैसे विद्वान गुप्त काल में हुए थे। और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र जैसी पुस्तक की रचना की। यह भारत की पहली ऐसी रचना है जिसका सबसे अधिक बार किसी विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया था। यहीं पर हम देखते क्या है, आर्यभट्ट जैसे विद्वान गुप्त काल में हुए थे। आर्यभट्ट बहुत बड़ा क्या थे? गणितज्ञ थे। इन्होंने सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली का प्रतिपादन किया था। और इन्होंने सर्वप्रथम सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारणों पर प्रकाश डाला था। याद रखना, ब्रह्मगुप्त जैसे विद्वान किस काल में हुए थे? ब्रह्मगुप्त जैसे विद्वान गुप्त काल में हुए थे। ब्रह्मगुप्त ने क्या? तो ब्रह्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ब्रह्म सिद्धांत का। और इसके तहत बताया था संसार की सारी वस्तुएं धरती पर क्यों गिरती है। यहां पर देखिए धन्वंतरी एवं सुश्रुत जैसे आयुर्वेद के महान चिकित्सक गुप्त काल में हुए थे। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी कहां? अमरावती में। सातवाहन की 2 राजधानियां थी। कौन? प्रतिष्ठान, और 2 राजधानियां थी जिसको हम पैठन कहते हैं। और उसके बाद अमरावती वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। सातवाहन राजवंश की स्थापना एक राजा ने किया था जिसका नाम था सिमुक ने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया। इसे हम पैठन के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में सातवाहन राजवंश पहला राजवंश था जिसकी समाज मातृसत्तात्मक थी। और मातृसत्तात्मक का अर्थ होता है समाज में महिलाओं की प्रधानता थी। सातवाहन लोगों का मूल निवास स्थान महाराष्ट्र था। और महाराष्ट्र के धरती पर शक द्वारा पराजित होने के बाद ये भागकर आंध्र प्रदेश में बस गए, इसलिए इन्हें कहा गया आंध्र सातवाहन। और सातवाहनों का समाज मातृसत्तात्मक थी। इसका अर्थ होता है समाज में महिलाओं की प्रधानता थी। सातवाहन राजवंश की स्थापना एक राजा ने किया था जिसका नाम सिमुक था। सिमुक ने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाई, इसे पैठन भी कहते हैं। इस प्रकार सातवाहन की 2 राजधानी थी, प्रतिष्ठान एवं अमरावती आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। हाँ जी हाँ, आ जाए। यहाँ पर देखें सातवाहन लोगों का मूल निवास स्थान कहाँ था? सातवाहन लोगों का मूल निवास स्थान
कहाँ था? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के धरती पर किसको शक द्वारा पराजित होने के बाद ये कहाँ कर बस गए? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। इन्हें क्या कहा गया? इन्हें आंध्र सातवाहन कहा गया। सातवाहनों का समाज क्या थी? मातृ सतात्मक थी। इसका अर्थ होता है समाज में महिलाओं की प्रधानता थी। सातवाहन लोग की बात करते हैं। सातवाहन राजवंश की स्थापना कौन किया था? सिमुक। सिमुक राजधानी किसको बनाया? प्रतिष्ठान को। प्रतिष्ठान को क्या कहते हैं? पैठन। सातवाहन की कितनी राजधानी थी? 2। कौन? प्रतिष्ठान एवं अमरावती। एवं अमरावती। अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। गुंटूर जिले में स्थित है। यहां देखिए, इनमें से कौन से सत्य कथन समुद्रगुप्त के युद्ध काल से संबंधित हैं जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख पर थे? और इसका आंसर क्या हो जाता है? शिलालेख द्वारा दी गई सूची दक्षिणापथ के 12 राज्यों को सम्मिलित करती है जिनके राजा हार गए थे, फिर से स्थापित कर दिए गए। सही है। इनमें आर्यावर्त के 9 राजाओं के नाम हैं जिन्हें जड़ से उखाड़ फेंका गया था और इनके राज संलग्न किए गए। सही है। और इन सूची में 5 सीमावर्ती राज्य, 9 गणतंत्र और कुछ जंगली राज्य जिनके राजाओं को गुप्त आधिपत्य को मानना पड़ा या तो मिलिट्री द्वारा बलपूर्वक अपने अधीन किया गया। सही। इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। जहां तक समुद्रगुप्त की बात है, समुद्रगुप्त के राजकवि का नाम हरिसेन था। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत की जिस मिश्रित शैली में की, इसे हम चंपू शैली के नाम से जानते हैं। समुद्रगुप्त के सिक्का पर उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया। इससे लगता है समुद्रगुप्त की रुचि संगीत में थी। समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के में सबसे अधिक प्रसिद्ध गरुड़ प्रकार का सिक्का था। गरुड़ पक्षी होता है, ये विष्णु का वाहन माना गया। समुद्रगुप्त को क्या कहा गया? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। अब देखें यहां पर, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं, समुद्रगुप्त के राजकवि का नाम क्या था? हरिसेन था। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत के जिस मिश्रित शैली में की, उसे हम चंपू शैली के नाम जानते हैं। समुद्रगुप्त के सिक्का पर उसे क्या बीना बजाते हुए दिखाया गया? बीना बजाते हुए दिखाया गया है। और इससे लगता है समुद्रगुप्त की रुचि संगीत में थी। समुद्रगुप्त को क्या कहा? भारत का नेपोलियन कहा गया। क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन कहा गया। भारत का नेपोलियन। आइए यहां देखिए, राग गोविंद के रचनाकार कौन थे? राग गोविंद के रचनाकार कौन? राग यस बी ही होगा। यस बी ही होगा। थैंक यू वेरी मच। जब 1 2 3 सही है और इसका सही आंसर कर दीजिए बी। इसके आंसर करेंगे बी। सही बात है। 1 2 3 सही है तो मार देना है। यहां पर हमने ऑप्शन नहीं देखा। यू आर राइट। आ जाओ। राग गोविंद के रचनाकार थे। राग गोविंद के रचनाकार कौन थे? राग गोविंद के रचनाकार मीराबाई।
और राग गोविंद के रचनाकार मीराबाई थी। और यहाँ पर हम देखते हैं सूरदास ने साहित्य सूर सागर एवं साहित्य लहरी जैसी पुस्तक की रचना की थी। और फिर यहां पर हम देखते हैं कि नरहरि ने किस पुस्तक रुक्मिणी मंगल जैसी पुस्तक की रचना की थी। तो यहां पर एक चीज याद रखना है, यहां पर गीत गोविंद की रचना जयदेव ने किया था। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने किया था। आइए, भारत में यातायात व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कौन सा कार्य शुरू किया? ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत कराया। ग्रैंड ट्रंक रोड को पहले सड़क आजम भारत में यातायात व्यवस्था अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कौन सा कार्य किया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत कराया था। याद रखना है, इसका आंसर ए ही होगा। हम देखते हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। ग्रैंड ट्रंक रोड को पहले सड़क आजम के नाम जाना जाता था। सड़क आजम, याद रखना है। ग्रैंड ट्रंक रोड को पहले सड़क आजम के नाम से जाना जाता था। अब इसे जीटी रोड के नाम से जानते हैं। अमित कुमार, सीटी का फ्री काम करवा दीजिए, जाओ ले लेना। और कहना शहंशाह ने भेजा है, जाओ ले लेना और कहना शहंशाह ने भेजा है। अगर फी कम नहीं किया तो हम तुम्हारा एडमिशन अपने पैसा से कम कराएंगे। हुक्म की तामील हो। हमारा नाम अमित कुमार है, लिख लेते हैं, कहीं भूल ना जाए। ठीक है, टेंशन दूर। और क्या चाहिए बोलो? बस इतनी छोटी छोटी बात के लिए हमें क्यों टोकता है? हमें तब टोको जब जिंदगी दांव पर लगी हो। हमें तब टोको तुम्हारे लिए जब कोई खड़ा ना हो। ये छोटी छोटी बात के लिए हमें टोको भी मत। आ जाओ यहां पर। यहां आप देखें, चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में कहां का शासक था? और इसका सही आंसर है सार्डिनिया पीडमाउंट का। और इटली के एकीकरण के समय यही शासक था। याद रखना है, इटली के एकीकरण के समय यही यहां का शासक था। आइए यहां पर। अब देखो यहां पर पोलैंड है, तो हिटलर ने 1939 ईस्वी में पोलैंड पर आक्रमण किया और यह द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बना। यह द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बना। ठीक ना? आ जाओ। मेटरनिक कौन था? ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यूरोप में एक देश था जिसका नाम था ऑस्ट्रिया, और ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक ना? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और रूस के शासक को क्या कहा? जार। तो 1917 के रूसी क्रांति के समय रूस का शासक
रूस का शासक जार था। 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय था। जार निकोलस जार निकोलस द्वितीय था। और याद रखना है कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट लुई 16वां था। 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 16वां था। लुई 16वां। और लुई 16वां किस राजवंश का था शासक? बुर्बो राजवंश का। किस राजवंश का? बुर्बो राजवंश का। बुर्बो राजवंश का शासक था। काबूर कौन था? और ये कौन था? इटली का प्रधानमंत्री। इटली के एकीकरण पुनर्जागरण का प्रारंभ सर्वप्रथम इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई थी। पुनर्जागरण का प्रारंभ सर्वप्रथम इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई थी। अब पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को माना गया और दांते इटली का रहने वाला था। दांते ने डिवाइन कॉमेडी जैसी पुस्तक की रचना की थी और इस पुस्तक में नर्क एवं स्वर्ग का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया था। इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी गैरिबाल्डी एवं काउंट द काबूर को जाता है। देखो यहाँ पर इटली के एकीकरण का, इटली की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी गैरिबाल्डी एवं काउंट द काबूर को जाता है। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहां से? इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई थी। इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई थी। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको माना जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को माना जाता है। और दांते ने कौन सी पुस्तक की रचना की? डिवाइन कॉमेडी जैसी पुस्तक की रचना की। देखिए कि हंगरी की बात करते हैं। हंगरी की राजभाषा क्या थी? ये आंसर तो मिलेगा मैगियार नहीं, हंगेरियन। हंगरी की भाषा था हंगेरियन। इनमें से कोई नहीं दो। हंगेरियन। थोड़ा सा पानी पी ले जवान, थोड़ा पी लेते हैं पानी, तुरंत आते हैं। क्या बात है? हेलो। देखिए यहाँ पर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कौन किया था? होची मिन। और होची मिन इसकी स्थापना कब किया था? 1930 में। 1930 ईस्वी में। इस सब प्रश्न में विशेष नहीं पढ़ना है, इस सब प्रश्न में टेक्निक से पढ़ो। देखो सन्यास सेन को क्या कहा गया? तो चीन की धरती पर 1911 ईस्वी जो क्रांति हुई, इसे हम चीनी क्रांति के नाम जानते हैं। चीनी क्रांति के नायक डॉक्टर सन्यास सेन थे और डॉक्टर सन्यास सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा गया। देखो 1911 ईस्वी में चीन की धरती पर जो क्रांति हुई उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम चीनी क्रांति कहते हैं। चीनी क्रांति के नायक कौन थे? डॉक्टर
सन्यात सेन थे। और डॉक्टर सन्यात सेन को क्या कहा गया? चीन का राष्ट्रपिता कहा गया। चीन का राष्ट्रपिता कहा गया। अब देखिए, वियतनाम के गृह युद्ध में भयानक पराजय किसकी हुई? अमेरिका की हुई थी। और ये वियतनाम का गृह युद्ध का समय क्या है? 1955 से 1975 ईस्वी। इस सब में ज्यादा नहीं पढ़ने की चीज है। आइए, चीनी क्रांति कब? 1911 चीनी क्रांति। और भारत आने वाला पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली था। और पुर्तगाली में भारत में 2 फसल लाया था। कौन कौन? तंबाकू और आलू। तंबाकू और आलू लाया था। अखिल भारतीय किसान सभा गठन कब और कहाँ हुआ? 1936 में हुआ था। और कौन क्या था? सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। तो महासचिव एनजी रंगा को बनाया गया था। याद रखना है, एनजी रंगा। अब देखिए यहां पर अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 ईस्वी। कहाँ? लखनऊ। और कौन किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती इसका कौन थे? अध्यक्ष थे। और महासचिव किसको बनाया गया था? महासचिव किसको बनाया गया था? तो एनजी रंगा को बनाया गया था। यहां भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? ब्रिटिश प्रांत में। अब यहां हम देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा, अंग्रेजों द्वारा भारत में कैनाल कॉलोनी बनाने का मुख्य उद्देश्य था सिंचाई का विस्तार करना, सिंचाई के साधनों का विस्तार करना। याद रखना है, अंग्रेजों द्वारा कैनाल कॉलोनी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई का विस्तार करना था। आइए यहां देखिए, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र पे? पश्चिमी क्षेत्र में। और गिरमिटिया मजदूर की स्थिति कैसी थी? दासों के समान थी। स्थिति इसकी दासों की समान थी। और इसे शर्तों पर कार्य करना होता था। आइए, निम्नलिखित में से किस परिघटना में भारत में औद्योगिक परिवर्तन का आकार वातानुकूलित था? औपनिवेशिक शासन क्या था यहां पर? निम्नलिखित में से किस परिघटना में भारत में औद्योगिक परिवर्तन का आकार वातानुकूलित था? औपनिवेशिक शासन। देखिए यहां पर कौन होगा? औपनिवेशिक शासन। यहां देखिए, विश्व में भूमिगत रेलवे का पहला खंड कब खोला गया? 10 जनवरी 1863। कब खोला गया? हाँ, हेलो, कौन? ओहो, हाँ हाँ, बोलिए। अब हम देखते क्या है कि विश्व में भूमिगत रेलवे का पहला खंड कब खोला गया था? तो 10 जनवरी 1863 ईस्वी को। देखना यहाँ का 10 जनवरी
1863 को। याद रखना है, विश्व में सर्वप्रथम 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 भूमिगत रेलवे की शुरुआत लंदन से की गई थी। लंदन से की गई थी। लंदन से की गई थी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहां से प्रारंभ किया था? और इसका सही आंसर है चंपारण। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह में गांधी का जिसने विरोध किया था, गांधी के नेतृत्व का, उसका नाम था एनजी रंगा। याद रखना है, चंपारण सत्याग्रह में चंपारण सत्याग्रह में गांधी का जिसने विरोध किया था उसका नाम एनजी रंगा था। और यह आंध्र प्रदेश में रैयतवाड़ी संघ की स्थापना किया था। आंध्र प्रदेश में रैयतवाड़ी संघ की स्थापना किया था। और असहयोग आंदोलन संबंधित चोरी चौराहा, ये कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। खेरा में कर नहीं दो आंदोलन गांधी ने प्रारंभ किया था। कब? 1918 में। और इसमें गांधी का खेरा में कर नहीं दो आंदोलन। और इसमें गांधी का साथ कौन दिया था? गांधी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942। हम 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वार्धा में कांग्रेस कार्य समिति की हुई विशेष बैठक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था। देखिए यहाँ पर 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वार्धा में कांग्रेस कार्य समिति की हुई बैठक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक की सर मुंबई में हुई थी। कब हुई थी? 1885। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। कलकत्ता में कब हुआ? 1886 ईस्वी में। कौन किया था? दादा भाई नेरोजी ने किया था। अहमदाबाद में कब? 1902। कौन किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। आइए, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। और यह क्या है? यहां पर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। 1919 के एक्ट के तहत क्या हुआ था? प्रांत में द्वैध शासन। भारत गवर्नमेंट ऑफ 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और इस एक्ट के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर एक आयोग का गठन किया जाएगा, जिसे यह देखना होगा कि भारत की शासन व्यवस्था में किसी प्रकार के सुधार की भी है। याद रखना। देखें, 1919 के एक्ट के तहत इस बात का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक
5 साल के अंतराल पर, प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर एक आयोग का गठन किया जाएगा। एक आयोग का गठन किया जाएगा जिसे यह देखना होगा कि भारत की शासन व्यवस्था में किसी प्रकार के सुधार की भी आवश्यकता है। अब देखिए 1935 के एक्ट के तहत क्या हुआ था, भारत से बर्मा अलग हुआ था। भारत से बर्मा अलग हुआ था। 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत क्या हुआ था, पहली बार भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रश्न उभर कर सामने आया था। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है क्या, मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम जानते हैं। इसे हम किस नाम घोषणा, इसे हम अगस्त घोषणा के नाम से भी जानते हैं। इसके तहत इसे हम अगस्त घोषणा के नाम जानते हैं। और इसके तहत क्या हुआ था, तो याद रखना है इसके तहत क्या हुआ था। इसके तहत प्रशासन भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया था। इसके तहत प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास किया गया। प्रयास किया गया। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों की हस्तांतरित किया था, यह है पुरंदर की संधि। और पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को हुई थी। इस संधि के तहत शिवाजी ने अपने राज्य का 23 किला औरंगजेब को दिया था। तो पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को हुई थी। 1665 ईस्वी को हुई थी। इस संधि के तहत शिवाजी ने औरंगजेब को अपने राज्य का 23 किला दिया था। 23 किला दिया था। यह पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी, शिवाजी एवं जयसिंह के बीच। शिवाजी एवं जयसिंह।
देखिए, निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? तो पानीपत की प्रथम युद्ध। और पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुई? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। प्लासी की युद्ध कब हुई थी? 23 जून 1757। इस युद्ध में कौन अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला को पराजित किया था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 23 जनवरी 1765। और इस युद्ध में दक्षिण भारत के 4 मुस्लिम राज्यों ने विजयनगर को पराजित किया था। विजयनगर को पराजित किया और यहीं से विजयनगर का पतन प्रारंभ हुआ। तालीकोटा के युद्ध को हम राक्षसी तांगड़ी का युद्ध एवं बेनीहट्टी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यदि दांडी मार्च मिलाना है 12 मार्च 1930, जालियांवाला बाग तहदी 13 अप्रैल 1919, भारत छोड़ो 8 अगस्त 1942, स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905। अब ये मिलाइए क्या होगा? 4 2 3 कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान संकुलन सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। कब किया था? 1789 ईस्वी में। 1789। विल्किंसन ने इसका गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रथम केसरी किया था? गदर पत्रिका का प्रदान गदर पार्टी ने किया। गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन गदर पार्टी ने किया था। और इस पत्रिका का प्रकाशन किस में? हिंदी उर्दू। इस पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, उर्दू, गुजराती और गुरुमुखी लिपि और फ्री हिंदुस्तान का प्रथा तारकनाथ दास ने किया था। आनंद मठ कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। द आर्टिंग कौन? बाल गंगाधर तिलक। द ऑफ द वेद यंग इंडिया को महात्मा गांधी। यंग इंडिया कौन? लाला लाजपत राय। और माई एक्सपेरिमेंट विथ महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ महात्मा गांधी 4 का डी और 3 का बी और 2 का सी और इसका आंसर ए। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में द सोशल नामक सामाजिक साप्ताहिक की शुरुआत की? ऐसे टांगे। और याद रखना है कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925। कहां? कानपुर। कौन? M.N. राय। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 1925 में कानपुर में M.N. राय ने किया था। निम्नांकित में से किस नगर में महात्मा बुद्ध की घनिष्ठ संबंध था? तो बोध गया में बुद्ध को ज्ञान मिला था। क्या मिला था? ज्ञान। बोध गया में ज्ञान मिला था। राजगीर में
किससे? रुद्रक रामपुत्र से। रुद्रक रुद्रक रामपुत्र से योग दर्शन की शिक्षा ली थी। और वैशाली के लिच्छवी राज ने महात्मा बुद्ध को महावन विहार दान में दिया था। महावन विहार दान में दिया था। महावन विहार दान में उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। बौद्ध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राजगीर में इन्हें रुद्रक रामपुत्र से योग दर्शन लिया था और वैशाली के लिच्छवी राज ने महात्मा बुद्ध को महावन विहार दान में दिया। तो तीनों संबंधित, इसलिए उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब देखिए 6 में, बिहार में कहां अलीवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था? फतुहा के समीप प्राप्त किया था। और पराजित क्या कब किया था? 1751 ईस्वी में। 1751 ईस्वी में। किसने? 1945 में एक रेजिमेंट के एक मुंशी शेख बख्श और पीर बख्श और पंडित दुर्गा प्रसाद से रेजिमेंट से विद्रोह की बीया हेतु मिला था। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है राहुत अली। 107। नंबर की बात करते हैं तो आप देखिए नंबर 8, 1906-7 में पटना में द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? और किसने किया था? और इसका सही आंसर क्या होता था? इसे रामकृष्ण इन्होंने देखिए 1906 और 1907 ईस्वी में बाबाजी ठाकुरदास ने पटना में रामकृष्ण समाज की स्थापना किया था। याद रखें। 1921 ईस्वी में पटना के सदाकत आश्रम से मजहरुल हक ने मदरलैंड नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक ना? यानी 1906-7 में मदरलैंड नामक पत्रिका प्रकाशित कौन किया था? बाबाजी ठाकुर। और 1921 में किसने किया था मदरलैंड पत्रिका प्रकाशन? तो मजहरुल हक। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका संबंधित कथन असत्य है। और इसका असत्य क्या होगा? तो ये सही है। विदेशी वस्तुओं तथा शराब की दुकानों पर धरना देने के काम में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मद्यपान निषेध आंदोलन में भी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह भी सही है। और स्वाभिनव समय में बिहार प्रांतीय सम्मेलन में अध्यक्ष विद्यानंद देवी के, ये गलत है। और इसका कौन? नंद किशोर लाल ने किया था। कौन किया था? नंद किशोर लाल। ये नहीं होगा। विद्यावती देवी नहीं, नंद किशोर लाल ने किया था। तो इसका कौन सा असत्य? सी। आ जाइए। फरवरी 1939 में छपरा के अंबारी नामक स्थान में किसने बकास सत्याग्रह शुरू किया था? और ये कौन किया था? राहुल संक्रायन। अब ये बकास्त भूमि कहते किसको है? जो किसान लगान नहीं देते थे, वैसे किसान की जमीन पर जमींदार अधिकार कर लेते थे। ऐसे भूमि को बकास भूमि कहा जाता था। जो किसान लगान नहीं दे पाते थे, ऐसे भूमि पर जमींदार अधिकार कर लेते थे। इस तरह के भूमि को हम बकास्त भूमि के नाम से, इस तरह की भूमि को हम बकास्त भूमि के नाम से जानते हैं।
अब बताना है, क्या कोई दिक्कत है? जबान बताना कोई दिक्कत है? तेईस से बताओ जबान। अब मेरे जाने का वक्त हो गया, जबान बताओ कोई दिक्कत है? जल्दी बोल, जल्दी बोल। जल्दी बोल। कुछ नहीं। आनंद मठ। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। आर्टिक होम द बेदाज कौन? बाल गंगाधर तिलक। यंग इंडिया कौन? यंग इंडिया लाला लाजपत राय। माई एक्सपेरिमेंट विथ कौन? महात्मा गांधी। अब इसको मिलाइए, एक का क्या होगा? तीन। और एक का, एक का क्या होगा? आनंद मठ, बंकिम चंद्र। एवन का सी, सी। यंग, ये दो का क्या होगा? तो दो का होगा कौन? बाल गंगाधर तिलक, ए। तीन का कौन होगा? बी। चार का कौन होगा? सी। तो मिला हुआ है, ले इसका आंसर कर दो, ये सी। हो गया। मिला हुआ है तो इसको मिला लेना है। ये कोई जरूरी है हम इसमें टिक मारे? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसको मिला के मिला दिए ही हैं, अब इसको एबीसीडी कर लेना है। और कोई में दिक्कत है तो बताओ। इसको मिला लेना है, इसका सी कर देना आंसर। मिलाया हुआ है ना, देखो यहां पर कौन? आनंद मठ। आनंद मठ कौन देगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र, ठीक है। फिर कौन देगा? पहला। फिर दोसर में द आर्कटिक, दूर बढ़ गए। द आर्कटिक होम ऑफ, होम ऑफ द बेदाज कौन? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। तीन में आइए, यंग इंडिया। यंग इंडिया कौन? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। आइए चार में कौन? माय एक्सपेरिमेंट, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ कौन? महात्मा गांधी। ये मिला लेना, इसको एबीसीडी कर लेना है। छोटी छोटी बात को लिए हमें क्यों कहते हो? ठीक ना? आइए, ये सब मिला देते नहीं, छोटी छोटी बात खुद कर लेना है। ये आंसर दिया हुआ है। आजा, यहां मिला हुआ था। मेन ये होता है, मेन फोकस यहां होता है। बात समझ रहे हैं ना? चले।